नालंदा है उद्घोष इस सत्य का कि आग की लपटों में पुस्तकें भले जल जाएं, लेकिन आग की लपटें ज्ञान को नहीं मिटा सकती। अंधकार से भर दिया था, अब इसकी पुनर्स्थापना भारत के स्वर्णिम युग की शुरुआत करने जा रहा है। आज कोई बेहतरीन यूनिवर्सिटी की बात करता है तो दिमाग में आता है ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज जैसे नाम। पर एक कमाल की बात बताऊं, करीब 1500 साल पहले कहानी कुछ और थी, क्योंकि तब भारत में एक ऐसी यूनिवर्सिटी थी जो आज दुनिया पे सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी में से एक मानी जाती है, और उसका नाम है नालंदा। नालंदा शब्द 3 शब्दों से बना है, ना प्लस आलम प्लस दा। इसका मतलब है एक ऐसा पहाड़ जिसकी कोई सीमा ना हो। वाकई जैसा नाम वैसे काम। तो आइए दोस्तों, आज चलते हैं इतिहास के उन पन्नों में जिससे पता लगता है कि भारत ही जगत गुरु रहा है और कैसे नालंदा विश्वविद्यालय इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। साल 1799 की बात है। मैसूर में टीपू सुल्तान की हार के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत ताकतवर हो गई, पर अभी भी पूरे भारत पे जीत पाना बहुत दूर की बात लग रहा था। इसलिए देश को ढंग से जानने के लिए कंपनी ने साउथ में सर्वे करवाना स्टार्ट किया, जिसकी जिम्मेदारी दी गई फ्रांसिस हैमिल्टन को। तो मैसूर में सर्वे करने के बाद 1807 में उन्होंने बंगाल में सर्वे करने की जिम्मेदारी मिली, और बंगाल में सर्वे के दौरान राजगया से कुछ दूर बड़गांव नाम की जगह पे उनका ध्यान गया वहां पे बौद्ध मूर्तियों पे, जहाँ पे ये मूर्तियां मिली। वहां पे उन्हें एक स्ट्रक्चर भी मिला और ये सब उन्होंने अपनी डायरी में नोट कर। कुछ सालों बाद उनकी ये डायरी एक अंग्रेज अफसर के हाथ लगी। फिर जब इन्होंने इसको पढ़ा और रिसर्च की, तब उन्हें पता लगा कि ऐसे ही कुछ जिक्र एक चाइनीज ट्रैवलर हुआन त्सांग ने अपनी राइटिंग्स में किया हुआ है, और इस जगह का नाम था नालंदा। और यहाँ पे थी उस टाइम की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी, जिसको बोलते थे नालंदा यूनिवर्सिटी। तो दोस्तों, नालंदा का पूरा नाम है नालंदा विहारा, और ये एग्जिस्ट करती थी आज से 1500 साल पहले। बौद्ध ग्रंथ की माने तो महात्मा बुद्ध ने यहाँ पे उपदेश दिया, और उनके शिष्य शैलपुत्रा का एक स्तूप भी वहाँ पे बना हुआ है। और हिस्टोरियंस के अकॉर्डिंग नालंदा का लिंक जैन रिलीजन से भी रहा है। अकॉर्डिंग टू जैन टेक्स्ट, यहाँ पे भगवान महावीर ने कुछ समय बिताया था। बट माइंड में एक ही प्रश्न होता है कि आखिर नालंदा यूनिवर्सिटी बनाई कब, और इसका जवाब हमें गुप्ता पीरियड में मिलता है। नालंदा में एक्सकवेशन के दौरान मिली एक सील से पता चलता है कि कुमार गुप्ता वन, जिसको हम शर्क आदित्य के नाम से भी जानते हैं, उन्होंने इसका निर्माण करवाया था। और 6th सेंचुरी के आते आते ये बहुत बड़ा विश्वविद्यालय बन गया। और गुप्ता पीरियड के टाइम के सोर्सेज से पता चलता है कि इस विश्वविद्यालय में बौद्ध, जैन और हिंदू तीनों ही पढ़ते थे, और इसके आर्किटेक्चर में भी हम इसको देख सकते हैं। तो गुप्ता पीरियड के बाद कन्नौज के राजा हर्षवर्धन ने यहाँ पे दान किया और 3 मंदिरों का भी निर्माण करवाया। 8th सेंचुरी के बाद इसकी देखरेख पाल वंश के राजाओं को दी गई, और वहां के राजाओं ने विक्रमशिला में बौद्ध मठ भी बनवाए। हुआन त्सांग, जो कि एक चाइनीज ट्रैवलर थे, उनके अकॉर्डिंग यहाँ पे एडमिशन एंट्रेंस के थ्रू मिलता था, और उसमें से बस 20% बच्चे ही एडमिशन ले पाते थे। और ये एंट्रेंस 3 फेजेस में होता था। पहले फेज का एंट्रेंस द्वारपाल लेता था, जो धर्म से जुड़े सवाल बच्चों से करते थे, और यहाँ से पास होके ही बच्चे लेवल 2 के एग्जाम के लिए बैठ पाते थे। तो हुआन त्सांग ने लिखा कि पूरा विहार ईंटों की एक दीवार से घिरा हुआ था, जिसका एक गेट सीधा शिक्षा केंद्र में खुलता था, और शिक्षा केंद्र में 8 बड़े बड़े हॉल थे जहाँ पे पढ़ाई होती थी। अदर सोर्स के अकॉर्डिंग नालंदा में मठ और मंदिर भी होते थे। तो नालंदा एक रेसिडेंशियल कैंपस होता था जहाँ पे बच्चे पढ़ते थे, और जो सबसे खास बात बनाती है नालंदा को, वो है उसकी लाइब्रेरी, जिसका नाम था धर्मगंज। और इस लाइब्रेरी में 3 रूम थे, जिसका नाम था रत्नासागर, रत्नादधी एंड रत्नारंजक, और एक रूम 9 मंजिल का होता था, और इसमें हजारों किताब और ग्रंथ होते थे। तो नालंदा में बच्चे मैथमेटिक्स, लॉजिक, ग्रामर, इंडियन फिलोसफी एंड एस्ट्रोनॉमी जैसे सब्जेक्ट्स पढ़ते थे, और पढ़ाई करने का भी बिल्कुल अलग था। बड़े हॉल में सब सामने बैठते थे और डिस्कशन करते थे, और जब भी
गुरु को लगता था कि इसमें कुछ सही किया जा सकता है, वो उनको सुधारते थे। ह्युआन त्सोंग के अकॉर्डिंग नालंदा में 10,000 स्टूडेंट पढ़ते थे और उनके लिए 1000 से ऊपर गुरु वहाँ पे अवेलेबल, और उन गुरु के ऊपर एक चांसलर भी हुआ करता था। तो ह्युआन त्सोंग ने एक चांसलर शिल भद्रा का भी जिक्र किया हुआ है, और ये योग शास्त्र के सबसे बड़े शिक्षक माने गए हैं। और अगर बात इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी की चलाने की है तो हम ये सोच रहे कि इसको चलाने का पैसा आता कहाँ था। तो यूनिवर्सिटी को चलाने के लिए 100 गांव यूनिवर्सिटी को डोनेट कर दिए गए थे, ताकि हर साल बारी बारी से वो वहाँ पे पैसे भेज सके। तो अब सवाल आता है, जब नालंदा इतना विशाल था तो इसको तोड़ा किसने? जब नालंदा के साइट पे एक्सकवेशन हुआ तो वहाँ पे काफी ऐश मिला, जिससे पता लगता है कि यहाँ पे आग लगी थी। पर ये आग लगाई किसने और लगाई तो क्यों लगाई? तो लोगों का कहना है कि इसको बख्तियार खिलजी ने आग लगाई थी, बट हिस्टोरियंस कुछ और ही कहते हैं। चलो देखते हैं। तो तबाक़त-ए-नसीरी नामक एक किताब है जिसमें बताया गया है कि बख्तियार खिलजी, जो कि मोहम्मद गोरी के दरबार में मुलाजिम था, साल 1192 में पृथ्वीराज चौहान के हारने के बाद जब दिल्ली सल्तनत की शुरुआत हुई, और इस समय को बख्तियार खिलजी ने एक बड़ा मौका मान के यूपी और बिहार से खूब दौलत लूटी। और मिन्हाज-ए-सिराज, जिन्होंने तबाक़त-ए-नसीरी लिखी थी, तो वो बताते हैं कि बिहार में 200 घोड़ों के साथ उन्होंने एक किले पे अटैक कर दिया, जिसमें बहुत सारे ब्राह्मण्स थे। खिलजी ने इन सबको मार दिया, और इस दौरान खिलजी के हाथ बहुत सारी किताबें मिली, जिनको पढ़ के पता लगा कि ये कोई एक विश्वविद्यालय है और इसको बिहार बोलते हैं। पर हिस्टोरियंस मानते हैं कि मिन्हाज ने जिसका जिक्र किया वो उदनपुरी था। मिन्हाज ने कभी भी नालंदा का जिक्र नहीं किया। पर एक बौद्ध भिक्षु जिसका नाम था धर्म स्वामी, इन्होंने लिखा कि 1230 के टाइम पे उन्होंने वहाँ पे यात्रा की और तुर्क हमलावरों ने वहाँ पे अटैक किया और बौद्ध मठों और विहारों को काफी नुकसान पहुंचा। तो सच्चाई क्या है, आज तक इसको कोई कंफर्म नहीं कर पाया। तो आपके क्या विचार है इस पे? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और आपको बता दूं, रिसेंटली हमारे नरेंद्र मोदी जी ने इसके रेसिडेंशियल कैंपस का उद्घाटन किया है। तो अगर आपको हमारी केस स्टडी पसंद आई तो सब्सक्राइब करो चैनल। थैंक यू सो मच।